बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनाब पीरा एक्ट 2024। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इसको हम शुरू करेंगे जनाब ये प्रीएम्बल से, चूँकि किसी भी लॉ का जो प्रीएम्बल होता है वो उसका पर्पज़ या ऑब्जेक्ट बता रहा होता है कि इस लॉ में हमने क्या क्या पढ़ना है और इसको क्यों बनाया गया है। तो प्रीएम्बल को शुरू करने से पहले दो चीज़ें आप जहन में रख लें कि जनाब इसमें एक तो ये है कि 18 इसमें चैप्टर्स हैं और 82 इसमें सेक्शंस हैं जो टोटल हमने पढ़ने हैं। तो हम इसके प्रीएम्बल को स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल इसका सिंपल सा यही कह रहा है कि जनाब एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीरा, ठीक हो गया जनाब, एंड दी प्रेस्क्राइब प्रोसीजर फॉर एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्पेशल लॉज। इसका जो प्रीएम्बल है वो यही कह रहा है कि जनाब इसमें इसको बनाने का जो मकसद है वो यही है। एक तो ये है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की इस्टेब्लिशमेंट है, एंड दूसरे नंबर पे ये इसका मकसद है कि जो भी हमारे स्पेशल लॉ हैं पंजाब में, जिसमें हमारा प्राइस कंट्रोल है, जिसमें हमारा होर्डिंग एक्ट है, जिसमें हमारा टेनेंसी एक्ट है, ये सभी के सभी की प्रॉपर एंड इफ़ेक्टिव जो है इम्प्लीमेंटेशन, जो ये लॉज हैं, जो स्पेशल लॉज हैं, इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये एक एक्ट बनाया गया है, पीरा एक्ट, या ये एक अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है, तो इसका प्रीएम्बल सिंपल सा यही कह रहा है। इसके बाद हम इसका चैप्टर 1 शुरू करेंगे जनाब, जो कि प्रीलिमिनरी है। इसमें चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है। प्रीलिमिनरी को आम अल्फाज में हम इब्तदाइया भी बोलते हैं या इंट्रोडक्शन कह लें पूरे एक्ट का। इसमें सेक्शन 1 ये है कि शॉर्ट टाइटल है एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, जो इसका सेक्शन 1 है वो डील कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका शॉर्ट टाइटल जो है या जो ये पूरा कानून है इसका क्या टाइटल होगा, क्या उन्वान होगा, जिस नाम से इसको पुकारा जाएगा। तो सेक्शन जो 1 है उसकी क्लॉज 1 ये कहती है, दिस एक्ट में बी साइटेड एज द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। एंड फर्दर मूव करें तो हम इसकी क्लॉज 2 है जो कि एक्सटेंट के साथ डील करती है। एक्सटेंट होती है इसका दायरा कार, कि ये जो लॉ है ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ द पंजाब, यानी कि ये पूरे पंजाब में ये एप्लीकेबल होगा ये लॉ। एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, अगर हम इसकी कमेंसमेंट, इसकी जो डेट है जिस दिन से ये शुरू हुआ है उसकी बात करें, या जिस दिन से ये शुरू होगा, तो इट शैल कम इनटू फोर्स, यानी कि ये जो लॉ है ये कह रहे हैं कि जनाब ये उस दिन से लागू होगा, ऑन सच डेट, उस तारीख से, एंड अप्लाई टू सच एरिया एज द गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी वैसे ही ये उन एरियाज़ में या उस तारीख से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 2 हमेशा मुख्तलिफ़ कवानीन हैं जिनमें जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन के साथ ही डील करता होता है। मुख्तलिफ़ टर्म्स जो आगे पूरे कानून में इस्तेमाल होनी होती हैं, जो कि डिफ़िकल्ट होती हैं, जो कि एक आम बंदा उनको समझ नहीं सकता, तो उनको आसान करके सेक्शन 2 या डेफिनेशन क्लॉज में उसको ऐड कर दिया जाता है कि ये वाला वर्ड आगे इस्तेमाल होगा तो इसका ये जो डिफ़ाइंड मतलब है यही लिया जाएगा। तो सबसे पहला 2A की जो डेफिनेशन है वो ये है, एब्सोल्यूट ऑर्डर। एब्सोल्यूट ऑर्डर मीन्स द एब्सोल्यूट ऑर्डर इशूड इन फर्दरेंस ऑफ एन EPO अंडर द एक्ट। इस पूरे सेक्शन में या पूरी ये जो क्लॉज हमने एब्सोल्यूट ऑर्डर की पढ़ी है, इसमें जो लफ्ज़ है वो EPO है। EPO से मुराद है एमरजेंसी प्रोहिबिटेड ऑर्डर, यानी कि इसको डिफ़ाइन भी किया गया है। अगर आप 2 सेक्शन जो है इसकी क्लॉज T में जाएंगे, क्लॉज 2T में देखेंगे तो EPO को डिफ़ाइन किया गया है कि जनाब जो EPO होगा इससे क्या मतलब अखज़ किया जाएगा या क्या मतलब इससे लिया जाएगा। तो EPO से मुराद यही है एमरजेंसी। ये देखें आप, EPO मीन्स द एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। तो जो एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर की इशुएंस के लिए, कि फर्दरेंस के लिए कोई भी अगर एक्ट है, कोई भी अगर ऑर्डर है तो उसको हम एब्सोल्यूट ऑर्डर बोलेंगे। उसके बाद एक्ट का क्या मुराद है, एक्ट से क्या मतलब लिया जाएगा। एक्ट मीन्स द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024।
जहाँ कहीं पे भी आगे एक्ट का लफ्ज़ आएगा तो हम यही समझेंगे कि जनाब यहाँ पे पीरा एक्ट 2024 की बात की जा रही है। अगर अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी मीन्स द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। आगे हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो उसमें पूरी एक अथॉरिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बताई गई है कि जनाब अथॉरिटी में सबसे पहले सीएम जो कि चेयरपर्सन होगा, उसके बाद उसका जो सेक्रेटरी होगा वो जनाब उसका वाइस चेयरपर्सन होगा। इस तरह से पूरी उसकी तरतीब हम पढ़ेंगे इसको। तो अथॉरिटी का जहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो अथॉरिटी से मुराद जो कि सेक्शन 3 इस एक्ट का ही है उसमें इस्टेब्लिश की गई है, उसको हम बोलेंगे कि जनाब ये अथॉरिटी है। उसके बाद डी की बात करें तो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है। ऑथोराइज्ड ऑफिसर मींस द ऑथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। सिंपल सी बात है, जो कि सेक्शन 10 में जो ऑफिसर बताए गए हैं, जो अपॉइंट किए गए हैं सेक्शन 10 के तहत, उनको हम बोलेंगे कि जनाब ये ऑथोराइज्ड ऑफिसर है। इसके बाद हम मूव करेंगे जनाब 2E जो कि बोर्ड से है, जो बोर्ड की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करता है। तो हम बोर्ड्स अगर देखें तो बोर्ड मींस द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 12 का जो बोर्ड होगा या जो बोर्ड सेक्शन 12 के तहत एक ज़िली सतह पे इस्टेब्लिश होगा उसको हम बोलेंगे कि जनाब ये पीरा एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड है। एंड 2F चेयरपर्सन के साथ डील कर रहा है। चेयरपर्सन मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी, जो कि अथॉरिटी का चेयरपर्सन होगा वही हम कहेंगे कि ये चेयरपर्सन है। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, यानी कि जो आम अल्फाज में हम CRPC बोलते हैं। जहाँ कहीं पे भी इस कानून में कोड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो हमारी मुराद होगी CRPC। एंड 2H है कमेटी। कमेटी मीन्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। कमेटी का भी सेक्शन आई थिंक 5 या 6 इसको डील करता है। पूरी एक उसकी इस्टेब्लिशमेंट बताई गई है कि कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे या कमेटी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो जहाँ कहीं पे भी कमेटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो कमेटी इस एक्ट वाली हम समझेंगे कि जो इस एक्ट में सेक्शन 5 या 6 में बनाई गई है तो उसको हम बोलेंगे कि जनाब ये कमेटी है। कोर्ट मीन्स द कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जनाब ये एक स्पेशल लॉ है, तो इसमें वो बता रहे हैं कि जहाँ कहीं पे भी कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो हम ये समझेंगे कि जनाब ये कोर्ट ऑफ सेशन है। और इसी में ही शामिल होती है ASJ यानी कि एडिशनल सेशन जज की कोर्ट भी। जहाँ कहीं पे भी इस एक्ट में कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कि अदालत इसमें कौन सी होगी, तो अदालत से मुराद है इस एक्ट के तहत सेशन अदालत या एडिशनल सेशन जज की अदालत। उसको हम समझेंगे कि जनाब ये इस एक्ट के तहत कोर्ट है और यहीं इसकी कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं और इन्हीं के पास ही इनका इख्तियार समात भी है। एंड 2J है कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी, यानी कि स्टेट जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है या जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कस्टोडियन कौन होगा। कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी मीन्स सच ऑफिसर और सच एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द स्टेट प्रॉपर्टी। जहाँ कहीं पे भी कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी का लफ्ज़ आएगा तो हम यही समझेंगे कि कोई भी ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये बंदा जनाब 2J के तहत कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी है। एंड फर्दर हम मूव करें 2K पे, तो डिपार्टमेंट से क्या मुराद होगा। डिपार्टमेंट मीन्स द डिपार्टमेंट एज डिफाइंड अंडर द पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 and also includes attached departments, autonomous bodies, legal government bodies and semi government entities। जहाँ कहीं पे भी डिपार्टमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद ये लिया जाएगा कि जनाब जो डिपार्टमेंट डिफ़ाइन किया गया है अंडर द पंजाब गवर्नमेंट रूल्स 2011 या उसमें शामिल होंगी तमाम अटैच डिपार्टमेंट्स, ठीक है, या जो भी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं या जो भी लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं या सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं वो भी उसमें शामिल होंगी, उसको हम डिपार्टमेंट बोलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन DG के डायरेक्टर जनरल कौन होगा। डायरेक्टर जनरल मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। एंड द डिस्ट्रिक्ट मीन्स द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न या जो भी अल्फाज बताए गए हैं, डिफ़ाइन किए गए हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में, उनसे मुराद डिस्ट्रिक्ट ही लिया जाएगा।
ठीक हो गया जनाब। डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पे डिफ़ाइन किया गया, आप वहीं पे देख सकते हैं। एंड एम्प्लॉय, टू एन एम्प्लॉय मीन्स एन ऑफिसर, स्टाफ और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 10 जो है इस एक्ट का, उसके तहत अथॉरिटी जो जो बंदे अपॉइंट करेगी, जो जो ऑफिसर, जो स्टाफ अपॉइंट करेगी, उसको हम एम्प्लॉय बोलेंगे। एंड इंक्रोचमेंट से क्या मुराद है? इंक्रोचमेंट मीन्स एनी इंटरफेरेंस, ठीक हो गया। इंक्लूड्स एनी इंटरफेरेंस, यानी कि कोई भी मदाखलत है विद और इंट्रूजन इनटू द स्टेट प्रॉपर्टी, यानी कि स्टेट प्रॉपर्टी में किसी तरह से भी कोई मदाखलत है। एंड इंक्लूड्स एनी परमानेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर रेज्ड देयरऑन, या किसी भी स्टेट प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट की अराजी पे आपने कोई भी टेम्परेरी या परमानेंट कोई स्ट्रक्चर बनाया है देयरऑन, और मूवेबल ऑब्जेक्ट्स इंट्रूडेड देयर अपॉन, या कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट्स आपने रखी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे कि जनाब ये इंक्रोचमेंट की हुई है आपने। इसमें वो जो हमारे रेडी बान वगैरह हैं वो भी इसमें ही शामिल हैं, या कोई भी आप ये अपनी दुकानों के बाद ये थड़े वगैरह जो लोगों ने बनाए होते हैं, ठीक हो गया, ये जंप्स वगैरह बना लेते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं इंक्रोचमेंट में ही आ जाती हैं। और सेक्शन 2O इसको डिफ़ाइन करता है। सेक्शन 2P इन्फोर्समेंट से क्या मुराद है? इन्फोर्समेंट इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स। इन्फोर्समेंट से मुराद होता है, आम लफ्ज़ों में तो हम इसको ये बोलते हैं ना कि जनाब ये कानून पे अमल दरामद करवाना है, तो इसमें तमाम वो एक्ट्स और प्रोसेसेस हैं एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर कंपेलिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड स्केड्यूल लॉज। ये सिंपल सी बात इसमें यही की गई है कि जनाब कानून की अमल दरामद के लिए, या ये जो एक्ट है इसकी प्रोविजंस पे अमल करवाने के लिए, ठीक है, कोई भी आप एक्ट करेंगे, ठीक है, लॉफुल एक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा? इन्फोर्समेंट होगी। अब इन्फोर्समेंट की जो कॉस्ट आएगी उसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है? 2Q में इसको डिफ़ाइन किया गया है। इन्फोर्समेंट कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट डिटर्मिन्ड बाय द हियरिंग ऑफिसर ऑन एन ऑफेंडर एंड इंक्लूड्स एनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो यही इन्फोर्समेंट कॉस्ट से मुराद है। इन्फोर्समेंट के जो अखराजात आएंगे, ठीक है, उसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है जनाब? वो कहते हैं कि जनाब द कॉस्ट डिटर्मिन्ड बाय द हियरिंग ऑफिसर, यानी कि कोई भी ऑफिसर है जो कि आपकी इन्फोर्समेंट को समाअत कर रहा है, वही बंदा डिटर्मिन करेगा उस कॉस्ट को, ठीक है। और अगर उसको कम या ज़्यादा वो कॉस्ट लगती है तो बाद में उसमें एडिशनल कॉस्ट भी ऐड वो कर सकता है। एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसको भी डिफ़ाइन किया गया है। आगे ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत जो बंदा अपॉइंट किया जाएगा उस बंदे को हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर बोलेंगे। इन्फोर्समेंट स्टेशन से क्या मुराद है? जिस तरह से हमारे पुलिस स्टेशन हैं वैसे ही पीरा के अलहदा से स्टेशन बनाए जाएंगे जिनको हम इन्फोर्समेंट स्टेशन बोलेंगे। इसको अगर हम इस कानून की वर्डिंग में पढ़ें तो ये है, मीन्स एनी प्लेस और प्रेमिसेस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी द इन्फोर्समेंट स्टेशन एट द सब डिवीजन लेवल अंडर दिस एक्ट। यानी कि हर सब डिवीजन पे जहाँ कहीं पे भी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि ये वाली जगह के इन्फोर्समेंट स्टेशन है तो वही जगह इन्फोर्समेंट स्टेशन कहलाएगी। एंड देन EPO हमने पहले पढ़ लिया है। 2U है फंड। फंड मीन्स दी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। अब उन्होंने जनाब इस फंड को, इस जो 2U है इसमें डिफ़ाइन इस वजह से किया है कि जनाब पीरा तो बन गई, एक अथॉरिटी तो हमने बना ली है, लेकिन अब उसको चलाने के लिए कुछ फ़ंड्स भी तो चाहिए। तो जो फ़ंड पीरा को चलाने के लिए इस्टेब्लिश किए जाएंगे इस एक्ट के तहत, उसको हम बोलेंगे कि जनाब ये पीरा फ़ंड है। एंड 2Y है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स दी पंजाब गवर्नमेंट। चूँकि ये पंजाब की हद तक लॉ है तो जहाँ कहीं पे भी लफ्ज़ गवर्नमेंट आएगा तो हमने ये नहीं समझ लेना कि जनाब ये फेडरल गवर्नमेंट की बात की जा रही है या KP गवर्नमेंट की बात की जा रही है या सिंध की है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात की जाए। एंड फर्दर हम मूव करें तो 2W है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर। यानी कि अब कोई भी पार्टी है जिसने इंक्रोचमेंट की है, अगर उसको लगता है कि जनाब मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है
ठीक है, तो वो अपनी उस ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए कमिश्नर के पास जा सकता है। अब जो है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर कौन होगा, मीन्स एनी ऑफिसर वो मे बी अपॉइंटेड एज द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर बाय द अथॉरिटी। जिस भी बंदे को अथॉरिटी अपॉइंट कर देगी कि जनाब आपने लोगों की शिकायत सुननी है या आपने लोगों को रिड्रेस करना है, वो बंदा ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर कहलाएगा। हेयरिंग ऑफिसर मीन्स द हेयरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट। एंड इलीगल ऑक्यूपायर मीन्स एनी ट्रेसपासर। इलीगल ऑक्यूपायर जो गैर कानूनी कब्ज़ा है या गैर कानूनी कब्ज़ा ग्रुप है या जो लोग भी जिन्होंने गैर कानूनी किसी भी चीज़ को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उनसे क्या मुराद है, एनी ट्रेसपासर, कोई भी ट्रेसपासर ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की जगह पे, जिसमें शामिल है कोई भी किरायादार भी या कोई भी लाइसेंसी भी, वो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लीज और लाइसेंस। इसमें उन्होंने दो चीज़ बता दी हैं। एक तो वो बंदा जो कि ट्रेसपासर है, जिसका उस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, फिर भी वो स्टेट की प्रॉपर्टी में आके बैठ जाए तो उसको हम बोलेंगे कि ये इलीगल ऑक्यूपायर है। नंबर दो पे कोई भी बंदा जिसके पास कोई भी चीज़ लीज पे है, किराए पे है, या कोई भी बंदा जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज़ है वो लाइसेंस की बुनियाद पे है या वो लाइसेंसी है और उसके जो लीज़ का जो पीरियड है या जो लाइसेंस का पीरियड है वो एक्सपायर हो गया है, फिर भी वो उस प्रॉपर्टी को रिमेन करता है, उसका कब्ज़ा अपने पास रखता है, तो वो बंदा जो है इलीगल ऑक्यूपायर कहलाएगा। ये चीज़ें इसमें जनाब इलीगल ऑक्यूपायर में बताई गई हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर मीन द मेंबर ऑफ द अथॉरिटी एट क्लास एल ऑफ द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। जो क्लास एल इसकी है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 की, उसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स की जो डेफिनेशन बताई गई है या जो वहाँ पे डिटेल बताई गई है वही समझा जाएगा कि जनाब ये इंडिपेंडेंट मेंबर हैं। इनिशिएटिंग अथॉरिटी मींस द ऑफिसर और फॉरम इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी अंडर द एक्ट। जो भी फॉरम या जो भी ऑफिसर जो कि इनिशिएट करेगा इंक्वायरी को इस एक्ट के तहत, उसको हम बोलेंगे इनिशिएटिंग अथॉरिटी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मींस द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। Magistrate means the magistrate empowered under the act and include magistrate empowered under section 14A of the code। यानी कि इसमें एक तो मजिस्ट्रेट वो शामिल होगा जो इस एक्ट के तहत डिफ़ाइन किया गया है कि ये बंदा मजिस्ट्रेट होगा, एंड सेकंड वन जो कि कोड से मुराद मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जनाब जहाँ कहीं पे भी कोड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो कोड से मुराद होगी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ठीक है जनाब। जो कोड का सेक्शन 14A है उसमें भी मजिस्ट्रेट की मुख्तलिफ़ क्लासेस डिफ़ाइन की गई हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। एंड 2D नोटिस। नोटिस मीन्स दी नोटिस इंक्लूड्स एनी समन्स और अदर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व अंडर द एक्ट। जिस तरह से पुलिस स्टेशन हमारे जो ट्रेडिशनल पुलिस स्टेशन है उनमें कोई इंक्वायरी हमारी होती है तो हमें कॉल करके या हमें एक जो है सम्मन करके बुलाया जाता है कि जनाब आप थाने में आएँ, वैसे ही इनके पास भी पावर होगी किसी भी बंदे को अगर उसके ख़िलाफ़ कोई भी एप्लीकेशन आई है तो ये नोटिस करके या सम्मन करके या किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू उसको कॉल करके बुला सकते हैं कि जनाब आप पेश हों। एंड देन ऑफेंस। Offense means any offense or violation under the act and includes any offense or violation under the scheduled laws। यानी कि कोई भी लफ्ज़ जो कि ऑफेंस है, ऑफेंस से मुराद क्या लिया जाएगा इस सेक्शन में, इस एक्ट में, तो ऑफेंस से मुराद ये भी है कि किसी भी किस्म की वायलेशन है। ऑफेंस मीन्स एनी वायलेशन और वायलेशन अंडर द एक्ट, या इस एक्ट के तहत कोई भी वायलेशन है जिसमें इंक्लूड है कोई भी ऑफेंस है या कोई भी वायलेशन है जो कि स्केड्यूल्ड लॉज में बताया दिया गया है कि ये वाला अगर एक्ट आप करेंगे तो ये ऑफेंस होगा, तो वो ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। एंड ऑफेंडर यानी कि जो ऑफेंस करने वाला है या जो मुल्ज़म है या जो मुजरम है उसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है। ऑफेंडर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड, कोई भी बंदा जिसने कमिट कर दिया गया है, एंड अगेंस्ट वूम देयर इज़ रीज़नेबल बिलीफ, या जिस बंदे पे कोई हमें शक है, एक रीज़नेबल बिलीफ है और सस्पिशन है दैट ही हैज़ कमिटेड अ वायलेशन ऑफ और ऑफेंस
अंडर द एक्ट और स्केड्यूल्ड, यानी कि ऑफेंडर से मुराद ये लिया जाएगा कि कोई भी बंदा है जिसने या तो कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है या जिसके अगेंस्ट हमें रीज़नेबल बिलीफ है या शक है कि जनाब इस बंदे ने कोई ऑफेंस किया होगा, तो वो बंदा ऑफेंडर कहलाएगा। पेनल्टी मीन्स, पेनल्टी से मुराद ये सज़ा वगैरह होती है। पेनल्टी मीन्स द पनिशमेंट और फाइन अवार्डेड टू अ पर्सन एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। जहाँ कहीं पे भी पेनल्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो पेनल्टी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक पनिशमेंट होगी या फ़ाइन होगा, तो वो बंदा पेनल्टी होगी या उस लफ्ज़ को हम पेनल्टी बोलेंगे। पर्सन मीन्स अ नेचुरल पर्सन। पर्सन एक बहुत ही वास्ट टर्म है, इसमें शामिल होंगे जनाब वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप भी होगी, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, जॉइंट स्टॉक एसोसिएशन, कॉरपोरेशन और सच लाइक ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम पर्सन बोलेंगे। पर्सन यही नहीं है कि जनाब कोई भी बंदा है, पर्सन से मुराद कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी एसोसिएशन है, वो सारी की सारी पर्सन ही कहलाएंगी और उनके अगेंस्ट हम कोई भी सू कर सकते हैं या वो भी हम पे सू या केस कर सकते हैं। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स और रेगुलेशंस मेड और फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। Prosecutor means the person appointed or deputed under section 30 of the act. And public nuisance means any illegal act or omission. जहाँ कहीं पे भी पब्लिक न्यूसेंस का लफ्ज़ आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन है, सॉरी। पब्लिक न्यूसेंस मीन्स एनी इलीगल एक्ट और ओमिशन विच काजेज वायलेशन अंडर द एक्ट, यानी कि कोई भी आपका इलीगल एक्ट है या कोई भी ओमिशन है जो कि कॉज कर रही हो वायलेशन, ठीक हो गया, इस एक्ट की या किसी भी स्केड्यूल लॉ की, और विच में कॉज एनी कॉमन इंजरी, या कोई भी कॉमन इंजरी कॉज कर रही हो, डेंजर कर रही हो और अनायंस कर रही हो टू पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल, या पब्लिक एट लार्ज को वो इम्पेक्ट कर रही हो या जो है इंजर्ड कर रही हो, कोई भी चीज़, कोई भी एक्ट आप ऐसा करते हैं। वो डिवेल और अकोपाई प्रॉपर्टी इन दी विसिनिटी और विच शैल कॉज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनायंस टू पर्सनस who may have occasion to use any public right, या कोई भी लोग हैं जो कि अपने राइट को इस्तेमाल करते हैं और आपका वो जो एक्ट है वो अपना लीगल राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपका किया हुआ एक्ट उनको डेंजर या ऑब्स्ट्रक्ट करता है अपने राइट से इस्तेमाल करने से, तो वो भी आपकी पब्लिक न्यूसेंस की टर्म में आएगी। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है या इसकी प्रोवाइजो है कि जनाब प्रोवाइडेड दैट अ कॉमन न्यूसेंस इज़ नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट काजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेजेस। आप पब्लिक जो है न्यूसेंस कर रहे हैं, आप इस ग्राउंड पे नहीं बच सकते कि जनाब मैं तो ये किसी के फ़ायदे के लिए या किसी के एडवांटेज के लिए कर रहा हूँ। एंड आगे जो डेफिनेशन है वो है पब्लिक प्लेस, कि जनाब पब्लिक प्लेस का जो टर्म इस एक्ट में इस्तेमाल होगी तो उससे क्या मुराद होगा। पब्लिक प्लेस मींस एनी प्लेस, कोई भी जगह, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कन्वेंस टू विच द पब्लिक हैज़ और इज़ परमिटेड एक्सेस, जहाँ तक पब्लिक को, आम लोगों को एक्सेस है, इंक्लूडिंग बट उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी, सॉरी उसमें ये चीज़ें भी शामिल होंगी कि वो लिमिट नहीं है इस हद तक जनाब इसमें पार्क्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, हाईवेज़ हैं, कॉमन एरियाज़ ऑफ स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं एंड पब्लिक ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये भी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब इन चीज़ों को यहीं तक महदूद नहीं होना चाहिए, इसमें हर वो चीज़ है जहाँ तक पब्लिक को एक्सेस होगी वो पब्लिक प्लेस कहलाएगी। रेफरेंस मीन्स आ रेफरेंस मेड बाय द डिपार्टमेंट वेयर इन एनी वायलेशन और offense is reported to the authority or to the enforcement station or enforcement of the act or scheduled laws, उसको हम बोलेंगे कि जनाब ये रेफरेंस है। या तो किसी डिपार्टमेंट में बना के भेजा हो कि जनाब ये वायलेशन हो रही है या ये ऑफेंस रिपोर्ट हो रहा है, या किसी अथॉरिटी ने या इन्फोर्समेंट स्टेशन ने कि जनाब ये जो है किसी भी लॉ की वायलेशन हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये रेफरेंस है। इसके बाद है रेगुलेशन मीन द रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर द एक्ट, ये भी सिंपल सी है। रेक्विजिशन मीन द रेक्विजिशन सेंट अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। रूल्स मीन द रूल्स मेड अंडर द एक्ट, ये भी सिंपल है। सिलेक्शन पैनल मीन द सिलेक्शन पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। स्केड्यूल मीन द स्केड्यूल अपेंडेड विद द एक्ट। स्केड्यूल से मुराद ये लिया जाएगा कि जनाब जो स्केड्यूल
इस एक्ट के एंड पे अटैच कर दिए गए हैं वो हम बोलेंगे कि जनाब इसके साथ स्केजुअल है। स्केजुअल्ड लॉज मीन, चूँकि ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है ऊपर भी और आगे भी होगा, तो इसको हम पढ़ते हैं। स्केजुअल लॉज मीन द लॉज मेंशन इन द स्केजुअल्ड, जो एंड पे स्केजुअल अटैच किए गए हैं उनमें जो लॉ मेंशन है उनसे मुराद लिया जाएगा कि ये जनाब स्केजुअल्ड लॉज हैं। एंड सर्जिएंट मीन्स अ सर्जिएंट अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट। एंड सर्विस इंक्लूड्स ऑल सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो गवर्नमेंट लोगों को जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी या जो भी उनको सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी उनको हम बोलेंगे कि जनाब ये सर्विसेज हैं। स्टेट प्रॉपर्टी मीन द स्टेट प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से मुराद यही लिया जाएगा कि जनाब या तो ये प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के नाम पे है या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जनाब स्टेट प्रॉपर्टी है। सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन नोटिफाइड एज द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एंड सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, SDO से क्या मुराद होगा, मीन्स द सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट, जो इस एक्ट के तहत ऑफिसर अपॉइंट होंगे SDO, उनको हम बोलेंगे कि जनाब ये सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। सप्लाइज इंक्लूड्स ऑल सप्लाइज एंड आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ कहीं पे भी सप्लाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद तमाम किस्म की सप्लाई है जो कि रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन है बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। सपोर्ट स्टाफ से क्या मुराद है, जितने भी आपके क्लरिकल स्टाफ होगा या जितना भी स्टाफ होगा जो कि अथॉरिटी के जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए होगा, जो टेक्निकल स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए होगा या ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए होगा, ऑफिस को मेंटेन करने के लिए होगा, उसको हम बोलेंगे कि जनाब ये सपोर्ट स्टाफ है। विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर से मुराद ये लिया जाएगा कि जनाब द पर्सन वू इन द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजेज एन एक्चुअल और सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट, इसको हम बोलेंगे कि जनाब ये विसल ब्लोअर है। कोई भी बंदा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में जाके डिस्क्लोज़ करेगा कि जनाब ये ऑफेंस अब से ये ऑफेंस ही समझा जाएगा, यानी कि पहले जो लोग थे अपनी दुकानों के बाहर थड़े वगैरह बना लेते थे तो उनको जो है डील किया जाएगा, अब उसको एक ऑफेंस समझा जाएगा और बाकायदा उसकी पनिशमेंट इस कानून में वाज़ह कर दी जाएंगी।